तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई और डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मैकडाउन के बाद की बहुत सारी अपडेट्स के बारे में। और जो मेरी मेन स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है कि ब्रॉक लेसनर तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाने वाले हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आ जाओ वीडियो में बता देते हैं आपको इसी वीडियो में सब कुछ। तो आमतौर पे मैं स्मैकडाउन खत्म होने के बाद स्मैकडाउन रिव्यू वीडियो बनाता हूं जहां पे मैं ये बताता हूं कि स्मैकडाउन के बाद क्या हुआ, लेकिन इस बार आपको बताता हूं कि बैक स्टेज क्या हुआ। तो मैंने आपको हाईलाइटेड वीडियो में बताया था कि एक लिव मॉर्गन की फैन थी, जब लिव मॉर्गन को सबमिशन लगा तो वो पेन में थी एज ऑब्वियस, लेकिन वो फैन रोने लग गई थी। जिसके बाद लिव मॉर्गन ने मैच खत्म होने के बाद उन्हें हक भी किया था, लेकिन बाद में उस फैन को लिव मॉर्गन से मिलने का बैक स्टेज मौका भी मिला और इनके बीच जो कन्वर्सेशन हुई थी वो भी काफी इंटरेस्टिंग थी। लिव मॉर्गन ने एक छोटा सा ड्रीम दिखा दिया और ये कहा इस छोटी सी बच्ची को कि जब तुम बड़ी हो जाओगी 8 साल बाद और जब तुम रेसलर बन जाओगी तो हम टैग टीम चैंपियनशिप को जीतेंगे। तो ये एक बहुत ही स्वीट सा मोमेंट था, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले कवर किया इस वीडियो में। लेकिन इसके ऊपर एक और भी खेल हो गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है रिया रिप्ली का ट्विटर अकाउंट और डीपी चेंज कर दी उन्होंने और इस बार लगा दी वो रोती हुई बच्ची की। इससे पहले शायद वो एज के साथ भी ये काम कर चुकी है जब एज को जजमेंट डे से निकाला गया था। तो रिया रिप्ली ने भी अपने कैरेक्टर को एनहांस करने के लिए इस बच्ची का थोड़ा सा यूज कर लिया ताकि उनको और ज्यादा हिट मिले। तो बढ़िया कर दिया, कैरेक्टर वाइज दोनों ने ही बिल्कुल ठीक काम किया। और अब आपको बताता हूं कि स्मैकडाउन के बाद क्या हुआ। तो स्मैकडाउन के बाद था एक मैच, एक डार्क मैच, कोडी रोड्स वर्सेस फिन बैलर। और कोडी रोड्स बड़ी आसानी से इस मैच को जीत गए, फिन बैलर हार गए। और मैच खत्म होने के बाद था कोडी रोड्स का एक बढ़िया प्रोमो सिर्फ लाइव बैठी ऑडियंस के लिए। तो बढ़िया चेयरअप मिल रहा था वहां पे भी उनको, तो बढ़िया हो गया ओवरऑल। और अब आपको बताता हूँ एक और चीज के बारे में जो स्मैकडाउन में हुई थी। सबसे पहली चीज जो लोगों ने नोटिस करी, फैंस ने नोटिस करी, वो ये थी कि अंकल हाउडी की हंसी। अब आप ये पूछोगे कि हंसी में ऐसा क्या था, तो आप सबको पता है कि अंकल हाउडी हैं बो डैलस। तो बो डैलस की हंसी बिल्कुल सेम थी। जो फैंस उन्हें जानते थे, जिन्होंने उन्हें एनएक्सटी चैंपियन के रूप में भी देखा था एनएक्सटी में, उन्होंने साफ साफ नोटिस किया कि अंकल हाउडी ही बो डैलस हैं। और इस मामले में डब्ल्यूडब्ल्यूई भी कम शातिर नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टार्टिंग से लेकर अब तक, जब से अंकल हाउडी की अपीयरेंस स्टार्ट हुई है, अलग अलग बॉडी शेप के बंदों को अंकल हाउडी बना के कभी लाइव इवेंट्स में, कभी स्मैकडाउन में, कभी रॉ पे भेजा है, ताकि फैंस ये नोटिस ना कर पाएं कि आखिर अंकल हाउडी है कौन, हमेशा कंफ्यूज्ड रहें। और मैंने ये चीज़ नोटिस खुद करी है। कई बार मैं ब्रे वाइट की हाइट का थोड़ा सा रेफरेंस लेता हूँ कि अंकल हाउडी आखिर उनसे लंबे हैं या छोटे, और कई बार मैंने देखा है वो छोटे भी होते हैं, कई बार मैंने देखा है वो लंबे भी होते हैं। तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी हद तक हमारे साथ खेल भी खेलती है। और वैसे एक और चीज़ आपको बता दूं कि ब्रे वाइट शो पर तो नहीं थे, ये बात तो सबने नोटिस करी, लेकिन एक्चुअल में वो बिल्डिंग में ही नहीं थे, एरिना में ही नहीं थे। तो ब्रे वाइट को छुट्टी मिल गई और अंकल हाउडी ने ब्रे वाइट का काम भी निपटा दिया स्मैकडाउन में। तो सब चीज़ बढ़िया ही हो गई। तो अब बात करते हैं स्मैकडाउन में हुई एक इंजरी के बारे में। ये बिजनेस कितना ज़्यादा एक हार्ड थिंग है आप सबको अभी पता चल जाएगा। जब गंथर को चैलेंज करने के लिए बहुत सारे सुपरस्टार बाहर आ रहे थे, तो उसमें एक एक्जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन भी थे। और जब सारे सुपरस्टार बाहर आ जाते हैं तो इनके बीच होती है एक ब्रॉल, और उस दौरान ड्रू मैकिंटायर ने एक सुसाइड डाइव लगाई थी रिंग साइड के बाहर, जिसे कोफी किंगस्टन को सेल करना था, और ठीक उसी दौरान उनको हुई है एक इंजरी। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो बैंडेज बंधी हुई उनके राइट पैर पे, एंकल तक पूरा वो चीज़ कवर भी है। तो अब किसी को नहीं पता कि कब तक उनकी रिकवरी हो पाती है और कब तक वो वापस रिटर्न कर पाते हैं। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गेम खेल दिया यहाँ पे। एक फेटल 5 में मैच सेट है, जो भी जीतेगा वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गंथर को चैलेंज करेगा, और इस मैच में कोफी किंगस्टन एडवर्टाइज है। तो अब क्या कोफी किंगस्टन को डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बैंडेज के साथ ही लड़वा देगी? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअल में ये जो सेगमेंट हुआ था ये फेटल 5 वे मैच बनाने के लिए ही हुआ था, और जब तक ये मैच एडवर्टाइज हुआ था तब तक मैनेजमेंट को नहीं पता था कि कोफी किंगस्टन इंजर्ड हो चुके हैं। तो सिंपली रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ने वाली है कोफी किंगस्टन को, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये चीज़ पहले से सेट कर भी ली होगी। वैसे अगर आप चाहो तो इस मैच की प्रेडिक्शन कर सकते हो। मैं अगर किसी को चुनूं तो वो होंगे शायद कैरियन क्रॉस। हाँ, कैरियन क्रॉस को मैं चुनूंगा इस मैच की प्रेडिक्शन के लिए। एक और इंजरी के बारे में बात करते हैं जो कि सबने नोटिस करी स्मैकडाउन पे। एक्चुअल में पहले ये टैग टीम मैच होने वाला था, शेना बेसलर और रोंडा राउजी वर्सेस टोगन नॉक्स और नेटालिया, जिसको एंड टाइम पे चेंज करके बना दिया गया एक सिंगल मैच। और अब हमारे लिए जानना ये इंपॉर्टेंट है कि रोंडा राउजी कितने दिनों तक ठीक हो सकती हैं, क्योंकि उनकी चोट जो इंजरी हुई है उनको, वो कब हुई है? वो अराउंड स्मैकडाउन या स्मैकडाउन से पहले कुछ लाइव इवेंट्स के दौरान ही हुई है। और अब रोंडा राउजी को एटलीस्ट 4 हफ्ते तो लगेंगे। तो ऐसे में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेन प्लान था रोंडा राउजी और शेना बेसलर वर्सेस बेकी लिंच और लीटा टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, वो चीज़ शायद अब मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है उसका। रॉ पे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ये बात तो कन्फर्म्ड है, रॉ पे क्लियर हो जाएंगी। अगर डैमेज कंट्रोल आके लीटा और बेकी लिंच को चैलेंज कर देती हैं तो समझ लेना कि शेना बेसलर और रोंडा राउजी का काम तो खत्म हो गया है रेसलमेनिया के लिए। तो अब बात करते हैं मेन थिंग के बारे में। हमने स्मैकडाउन पे देखी थी एक प्रोमो वॉर, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। एक तरफ थे हमारे रॉयल रंबल विनर, दूसरी तरफ थे हमारे चैंपियन।
अब इनके बीच जो प्रोमो वॉर हुई थी उसका जो दिमाग था वो इन दोनों का खुद का ही था। तो अगर सिंपल वे में बताऊं तो कोडी रोड्स और रोमन रेंस को मैनेजमेंट ने अलाउ कर दिया था कि वो इस प्रोमो को खुद से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। लास्ट कॉल मैनेजमेंट की थी, ये बात कंफर्म थी, लेकिन जो इम्प्रोवाइजेशन का पूरा सीन था वो इन दोनों ने खुद ही संभाला था और इसमें पॉल हेमन के भी इनपुट्स थे। तो ये काफ़ी एक अच्छा प्रोमो वर्क था, पूरा दोनों ने किया, बहुत बढ़िया किया। और डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे भी इसको कंटिन्यू करेगी और दोनों को इतनी फ्रीडम दी जाएगी कि वो आगे भी अपने प्रोमोज को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। और इसमें इस पूरी फ्यूड में बहुत सारी लेयर्स होंगी जो आगे आगे धीरे धीरे खुलेंगी, चाहे मंडे नाइट रॉ हो चाहे स्मैकडाउन का एपिसोड हो। और अब बात करते हैं ब्लड लाइन के एक मेंबर के बारे में जो रोमन रेंस का फ्यूचर अपोनेंट हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ सोलो सिकोआ के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्सेंट्रेट कर रही है कि सोलो सिकोआ को ना हरवाया जाए और काफ़ी हद तक उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाए और जब भी उनको बुकिंग मिले तो वो डोमिनेटिंग बुकिंग ही हो। और इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस इन फ्यूचर, फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि ब्लड लाइन की फैमिली स्टोरी लाइन इतनी बढ़िया जा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली है इसे, तो इसे कहीं ना कहीं किसी न किसी फेस में आगे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंटिन्यू करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं आपको सोलो सिकोआ एक मेन इवेंट के सुपरस्टार कभी ना कभी जरूर नजर आएंगे। सोचो अगर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन ना चल रही होती और सोलो सिकोआ का एनएक्सटी से कॉल अप हुआ होता तो अभी शायद वो एलायस या फिर मुस्तफ़ा अली जैसे सुपरस्टार्स के साथ जूझ रहे होते, ऐसा ही कुछ होता मेरे हिसाब से। और अब बात करते हैं मेरी मेन स्टोरी के बारे में, ब्रॉक लेसनर के बारे में, जिन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि शायद आपको कभी ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई में ना नजर आए। और मेन स्टोरी बताने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि ब्रॉक लेसनर का डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अप्रैल मिड में खत्म होने वाला है। और एक चीज और हुई थी बिल्कुल लेटेस्ट, जिसको मैंने भी कवर किया था, वो ये थी कि ब्रॉक लेसनर ने ब्रे वाइट के साथ काम करने से भी मना कर दिया था। अब ये सारी पिक्चर क्या कह रही है अब बताता हूं आपको मेन स्टोरी के साथ। तो मंडे नाइट रॉ पर आए थे ब्रॉक लेसनर, एमवीपी के साथ उनका एक सेगमेंट था, ओमोस और ब्रॉक लेसनर का मैच होने वाला है रेसलमेनिया में, ये चीज सबको पता है। लेकिन इस सेगमेंट के बाद ब्रॉक लेसनर जाते हैं बैक स्टेज और मैनेजमेंट के कुछ बंदों को कहते हैं आई एम फिनिशिंग अप। फेयरवेल की तरह उन्होंने ये बात करी कुछ मैनेजमेंट के बंदों से और उन्होंने कहा कि मैं अब खत्म कर रहा हूँ। और शायद इसीलिए ब्रे वाइट के साथ वो काम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती कि ब्रे वाइट और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड को लंबा किया जाए। लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही खत्म होगा वो एक लंबी छुट्टी पे जाने वाले हैं और इसीलिए ब्रॉक लेसनर ने ब्रे वाइट के साथ काम करने से मना कर दिया। बिकॉज ब्रे वाइट की फ्यूड थोड़ी लंबी होती है, थोड़ी स्ट्रेचेबल होती है, साथ ही साथ आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ब्रॉक लेसनर को भी ज़्यादा आना पड़ता है शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई में। इसीलिए शायद मेरे हिसाब से तो यही लॉजिक है कि ब्रॉक लेसनर लंबी छुट्टी पे जाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने छोटा सा एक मैच बनाने के लिए ओमोस को सेलेक्ट कर लिया। तो रेसलमेनिया मेरे ख्याल आखिरी स्पॉट होगा जहां पे हम ब्रॉक लेसनर को देखने वाले हैं, एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए। उसके बाद अगर ब्रॉक लेसनर वापस आना चाहें तो आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन फिलहाल के लिए तो रेसलमेनिया आखिरी स्पॉट होने वाला है मेरे हिसाब से ब्रॉक लेसनर का एक मैच के लिए। और जाते जाते आपको बता दूं कि AEW रेवोल्यूशन का पेपर व्यू था आज और बहुत ही कमाल का पेपर व्यू था और इसके जो रिजल्ट है वो मैंने आपकी स्क्रीन पे दे रखे हैं। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।